रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट में। कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से एक फ्लो में चल रही होगी। चलिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 58 है, यानी कि 59वां सॉरी। और इसमें हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खास करके इंपॉर्टेंट होगा यूपी पीसीएस जो आने वाला 2023 का है, बीपीएससी जो अभी 21 सितंबर को होने वाला है, और भी सभी वनडे एग्जाम के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले से आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। और एक और बात, आपका कोई सुझाव हो, सजेशन हो, कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो आपको आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला होगा, आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी घाट पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई मिलती है महेंद्रगिरी में, तिरुपति पहाड़ियों में, गोदावरी कृष्णा के मध्य, या फिर विशाखापट्टनम तटवर्ती भाग में। तो यह मिलती है विशाखापट्टनम तटवर्ती भाग में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ इसका डिस्कशन देखते हैं। पूर्वी घाट पहाड़ियों की जो सर्वाधिक ऊंचाई होती है वो कहाँ पे है? विशाखापट्टनम तटवर्ती भाग में मिलती है। इसकी ऊंचाई लगभग 1680 मीटर के आसपास होती है, 1680 मीटर है। और दूसरी जो ऊंची चोटी महेंद्रगिरी मिलती है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। ये तो है सबसे ऊंची पूर्वी घाट की। और दूसरी है महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई है 1501 किलोमीटर। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्वी घाट पहाड़ियों की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कौन सी है? महेंद्रगिरी है। और पहली कौन सी है? विशाखापट्टनम के तटवर्ती भाग में स्थित है। क्लियर है? जो महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। महेंद्रगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। चलिए, आई होप आप इस क्वेश्चन से सेटिस्फाई होंगे और क्लियरली आपको ये क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी स्वयं को घास पात से ढकने वाली मिट्टी के रूप में जानी जाती है? धूसर मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, या फिर काली मिट्टी। तो जो आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी, दैट्स राइट आंसर। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो काली मिट्टी ही होगा। और काली मिट्टी को ही बोलते हैं घास पात से ढकने वाली मिट्टी। और इसका एक और नाम है, इसी मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मृदा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम, यानी कि यदि काली मिट्टी की बात करें हम, ये काली मिट्टी इसका आंसर है। ये जो काली मिट्टी है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम मृदाओं से समानता रखती है। और इस मृदा का जो विस्तार है आपको बता दें हम कि महाराष्ट्र, गुजरात, मैं लिख दे रहा हूँ महाराष्ट्र, एमएच मतलब महाराष्ट्र, जीजे मतलब गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी कि वेस्टर्न एमपी ये क्षेत्र आ जाता है, वेस्टर्न एमपी आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, मैं आरजे लिख दे रहा हूँ राजस्थान, और दक्षिण के भाग यानी कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। और इसका नाम जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? शिवालिक श्रृंखला में, अरावली श्रृंखला में, धारवाड़ क्षेत्र में, या फिर विंध्य श्रृंखला में। यह कहाँ पाई जाती हैं? यह पाई जाती हैं अरावली श्रृंखला में। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है अरावली जो श्रृंखला है यह भारत की प्राचीनतम, यानी कि इसमें क्या है, भारत की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। जबकि जो शिवालिक श्रृंखला है, शिवालिक श्रृंखला जो है यह क्या है? यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रृंखला है। कभी आपसे पूछ ले कि हिमालय की जो सबसे नवीनतम श्रृंखला है वो क्या है? वो है शिवालिक श्रृंखला। ठीक है। और अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर, यानी कि दक्षिण पश्चिम कहाँ पे पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा आपको, ये भारत है अपना, मैं शार्ट में थोड़ा बता रहा हूँ, ये भारत है। ठीक है, समझने के लिए बना रहा हूँ। दक्षिण पश्चिम कौन सा आएगा? ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण जाएगा, ये पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम में कहाँ के हैं? यह जो है गुजरात से लेकर के, आप क्या है, गुजरात है, गुजरात से लेकर कहाँ तक है? पूर्वी दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। यानी कि पूर्वी दिल्ली तक लगभग कितनी? 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तारित हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि अरावली श्रृंखला। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैकाल पहाड़ियाँ वस्तुतः हैं भ्रंशोत्त पर्वत, अवशिष्ट पहाड़ियाँ, वलित पर्वत, या फिर उत्थित पठार के कगार। यह क्या है?
यह है भ्रंशोत पर्वत, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ फैली हुई हैं? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय में। तो गारो खासी जयंतियाँ कहाँ पे फैली हुई हैं? ये जो फैली हुई हैं यह फैली हैं आपके मेघालय पठार के पश्चिम सिरे पर गारो खासी की पहाड़ियाँ तथा पूर्वी सिरे पर खासी जयंतियाँ, मिकी तथा रंगमा की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। और जो मेघालय का पठार का प्रायद्वीपीय भारत का बहिर्वर्ती भाग है वह समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप में मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है। इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन आपको साइंस में भी देखने को मिलता है, एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है और ये आपको भूगोल में देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली एक एनवायरनमेंट का एक सेगमेंट है जिसमें आपसे एक विषय पूछा जा रहा है और दूसरी तरफ वह किस तत्व से रिलेटेड होगा। आपने बहुत बार पढ़ा होगा लूसेंट में, यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आप पूरी तरह इसको, मैं श्योर कह रहा हूँ कि आप इसको जानते होंगे और 95% लोग इसका आंसर करेक्ट करेंगे। चलिए एपीकल्चर, एपीकल्चर याद रखिए, आप मधु हैं यानी कि आप एपी, मधु मतलब मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। ओलेरिकल्चर, ओ लेलोरे, जो सब्जी वाला आता है क्या बोलता है, ओ लेलोरे यानी कि आलू ले लो रे। आलू क्या है? एक बेसिकली सब्जी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? रसोई शाक, ये आ जाएगा रसोई शाक में। और पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या है? ये फलों का अध्ययन है। और विटिकल्चर, अंगूर की लता या फिर अंगूर की खेती। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ए का 4 यानी कि ए का 4, ए का 4 किस में दिया है? सी ऑप्शन में दिया गया है और सी ऑप्शन एक मैच कर रहा है जिसमें हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है? तिस्तान घाटी, रांची पठार, कोंकण या फिर रायलसीमा। तो कौन सा है यह? रायलसीमा कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में स्थित प्राचीनतम अपर्दित पठार है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यह रिलेट कर रहा है आपके करंट के क्वेश्चन से। तो चतुर्थ अग्रिम अनुमान के वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम है। इसके उत्पादन में प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश का है। यानी कि पूछा गया है, इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग इसमें उत्तर प्रदेश लगाएंगे जो कि गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर है तमिलनाडु में पूछा गया है। आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि प्रति एकड़ उत्पादन पूछा है, ना कि उत्पादन पूछा है। जब इसके उत्पादन में पूछेगा तो यूपी नंबर 1 पे आएगा, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। इसके बाद तमिलनाडु के बाद कर्नाटक सेकंड पे आता है और फिर उसके बाद आता है यूपी थर्ड नंबर पे आता है प्रति एकड़ उत्पादन में, लेकिन उत्पादन में आता है तो उत्तर प्रदेश आएगा। चलिए केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भरतपुझा, पेरियार, काली या फिर शरावती। तो केरल में कार्डेमम की पहाड़ियाँ जल विभाजन का कार्य करती हैं। इसके पूर्व में तटीय भाग जिसे मालाबार तट कहा जाता है, इसका ढाल पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है। इसमें बहने वाली नदियाँ छोटी तथा तेज बहाव वाली होती हैं। इसमें सबसे लंबी नदी पेरियार जो कि 230 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 230 किलोमीटर ये लंबी है, ठीक है। इस तट पर लैंगूनों की बहुलता पाई जाती है जिन्हें कयाल कहा जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार है। चलिए भारत में लाख का प्रधान या मुख्य उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। भारत में लाख का प्रधान उत्पादक राज्य झारखंड है। इसमें देश में उत्पन्न होने वाले लाख का लगभग 60% भाग अकेले झारखंड राज्य से मिलता है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल अन्य प्रमुख लाख उत्पादक राज्य भी हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? यह होता है आपके झारखंड में, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ और फिर पश्चिम बंगाल आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हीरे का मौलिक रूप क्या है? बालू पत्थर, नीस, कोयला या फिर ग्रेफाइट। आई होप आप आंसर दे दिए होंगे, क्या है? कोयला है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के रूप हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक क्रिया है? व्यापार और वाणिज्य,
परिवहन, सेवाएं या फिर सभी। तृतीय क्रिया पूछा हुआ है, तो तृतीय क्रिया में क्या क्या आता है आपको कमेंट बॉक्स में, सॉरी, तृतीय क्रिया में क्या क्या आता है? तृतीय क्रिया में आता है वाणिज्य भी आता है, परिवहन भी आता है और सेवाएं यानी कि सभी आती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊसर मृदा किसे कहते हैं? क्षारीय, मरुस्थलीय, लैटेराइट या फिर पीटमय। आपने बहुत से अपने आसपास से लोकल लैंग्वेज में सुना होगा कि वो पहले क्या था, वो ज़मीन ऊसर था लेकिन अब नहीं है। तो बेसिकली होता क्या था, कोशिका क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण धरातल पर एक सफ़ेद परत के रूप में दिखाई देने लगते हैं। इन अनुपजाऊ क्षेत्रों को रेह, कल्लर या ऊसर आदि कहा जाता है। ऊसर मृदा को लवणी एवं क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोडेपेंस की संकल्पना की शुरुआत की थी? ई हूबर, ए लास्ट, टी प्लेंडर या फिर ए बेवर ने? किसने की थी? यह की थी ए बेवर ने, यानी कि अल्फ्रेड बेवर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह बंगाल की खाड़ी में नहीं होता है? वैतरणी, शतुंजनी, नागवती या फिर स्वर्णरेखा। पूछा क्या गया है? किस नदी का प्रवाह बंगाल की खाड़ी में नहीं होता है? तो यह नदी कौन सी है? यह नदी है आपकी बी ऑप्शन, सतलुज नदी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं इसके आगे वाले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हाँ, शाम को आएगी एक इतिहास के लिए चैप्टर वाइज, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। इसमें यूरोपियों का आगमन से पार्ट 2 हम कवर करने वाले हैं, तो आप जरूर विजिट करें शाम को 6 बजे। तो चलिए मिलते हैं फिर शाम को 6 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। धन्यवाद। हरितगृह प्रभाव में कौन सी गैस सबसे प्रमुख है? कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं CFC, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हीलियम। कौन सी है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। हरितगृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस प्रमुख है, और CFC जो है ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। बहुत सारे लोग CFC लगाएंगे लेकिन यह ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। इसका ऑप्शन है ए बिल्कुल करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। निम्नलिखित में से स्वमंडल होमोस्फीयर में सापेक्षिक रूप से सक्रिय नाइट्रोजन के विशाल भंडार का मुख्य स्रोत कौन सा है? ज्वालामुखी गतिविधियाँ, जीवाश्म ईंधन जलाना, अम्ल वर्षा या फिर वैश्विक ऊष्मन। किसका है? यह है ज्वालामुखी गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्वमंडल में सापेक्षिक रूप से अक्रिय नाइट्रोजन के विशाल मंडल का मुख्य स्रोत ज्वालामुखी गतिविधियाँ हैं। नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। ठीक है, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। क्षुद्र ग्रह एवं सूर्य के बीच के ग्रह कौन कौन से हैं? पूछा गया क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच के ग्रह कौन कौन से हैं? तो ये हैं बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। बुध, पृथ्वी, बृहस्पति एवं शनि, ये क्या हैं? सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच के ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपोजी, पेरिजी, अपसौर या फिर उपसौर। पूछा क्या गया है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं अपसौर। सी ऑप्शन करेक्ट है। उपसौर कुल किसको बोलते हैं? जब थोड़ी कम दूरी होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा स्थानांतरण की प्रतिशत को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी नीचे, पारिस्थितिक दक्षता, पारिस्थितिक पिरामिड या फिर पारिस्थितिक उत्पादकता। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पारिस्थितिक उत्पादकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है? आँख, नाक, कान या फिर बाल। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु किसका यूज नहीं किया जाता है? आँख का, नाक का, कान का या फिर बाल का। यह क्या है? कान है। कान के आधार पर आप वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं मानव की प्रजाति का। आँख, नाक और बाल के आधार पर आप वर्गीकरण कर सकते हैं। विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर, 900 मीटर, 950 मीटर या फिर 925 मीटर। थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई विश्व में पूछा गया है, कितनी है? तो यह है 840 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है।
अपक्षय की प्रक्रिया का क्या बताती है? अपक्षय की प्रक्रिया क्या बताती है? घाटियों का पार्श्विक विस्तार, महाद्वीपीय शेल्फ का फैलाव, सेल सामग्री का खंडित होना, या फिर सेल प्लेटफॉर्म का निर्माण। किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं सेल सामग्री का खंडित होना। सी ऑप्शन सही है। ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा क्या कहलाता है? डाइक, सील, लैपोलिथ या फिर वैथोलिथ। तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? हर्सिनियन, कैलिडोनियन, चर्नियन या फिर अल्पाइन। हर्सिनियन, चर्नियन, अल्पाइन या फिर कैलिडोनियन। चर्नियन, हर्सिनियन, कैलिडोनियन या फिर अल्पाइन। या डी है चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन या फिर अल्पाइन। तो कौन सा क्रम है? यह है चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। डी ऑप्शन सही है। महासागरीय जल में लवणता वहाँ अधिक होगी जहाँ वर्षण या फिर वाष्पीकरण से अधिक हो, वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो, वर्षण वाष्पीकरण के बराबर हो, या फिर डी है समुद्र में सतही प्रवाह अधिक आता हो। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा है जो उन जगहों को जोड़ती है जहाँ पर समान होता है क्या? वायुमंडलीय दाब, सूर्यताप, वर्षा या फिर तापमान। तो किसको जोड़ती है? जहाँ पे क्या होता है? वायुमंडलीय दाब होता है ज़्यादा, सूर्यताप होता है, वर्षा होता है या फिर तापमान होता है। क्या हो जाएगा? तापमान। डी ऑप्शन सही है। ध्रुव की ओर टोपोपाज की ऊंचाई कितनी? ऊंचाई क्या करती है? बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है या फिर एक बिंदु पर अस्थिर रहती है। ध्रुव की ओर ट्रोपोपाज की ऊंचाई क्या होती है? तो ये घटती है। सी ऑप्शन सही है। सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया उत्सर्जक और एक तरफ दिया उत्सर्जित तत्व। क्षयमान पादप से क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड उत्सर्जित होता है, यानी कि क्षयमान पादप हाइड्रोजन सल्फाइड। ए का 3। ज्वालामुखी से क्या होता है? सल्फर ऑक्साइड। बी का 4। महासागर से क्या होता है? लवण स्प्रे। सी का 2। वनाग्नि से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ए का 3, बी का 4। ए का 3, बी का 4 किस में दिया है? ए का 3, बी का 4 और सी का 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी ही सही है। सबसे छोटे दांत किस मानव प्रजाति का गुण है? निग्रोएड, मंगोलाइड, काकेसाइड या फिर ऑस्ट्रेलाइड। किसका है? किसका गुण है ये? सबसे छोटे दांत किसका गुण है? यह गुण है मंगोलाइड का। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? और स्थिति एक तरफ दिया स्थिति और एक तरफ दिया जनजाति। भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र, घास के मैदान, पर्वतीय क्षेत्र या फिर मानसून प्रदेश। पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र है इसमें पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजाति पाई जाती है। घास के मैदान क्षेत्र में मसाई और किर्गिज पाए जाते हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में एल्यूत नहीं। एल्यूत कहाँ की जाती है? एल्यूत जो है उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। तो सी वाला गलत है, बाकी ए, बी और डी करेक्ट है। मानसून प्रदेश में गोंड और संथाल पाए जाते हैं। चलिए, आइसोम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? वोल्गा नदी, वोल्टा नदी, नील नदी या फिर नाइजर नदी। किस पर बना है? यह बना है वोल्टा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व के किस क्षेत्र में अवक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र है? उष्णकटिबंधीय में, शीतकटिबंधीय क्षेत्र में, शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या फिर मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में। तो कहाँ पर है? यह है आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है, जहाँ अपक्षालन यानी कि लेटिजाइजेशन एक प्रभावी प्रक्रम है। वर्षा ऋतु के दौरान मूसलाधार वर्षा निच्छालन को प्रेरित करती है। निच्छालन को बोलते हैं लीचिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। कोंकण रेलवे किस राज्य में से नहीं गुजरता है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो कहाँ से नहीं गुजरता है? यह नहीं गुजरता है केरल से। बी ऑप्शन करेक्ट है। कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से गुजरती है, केरल से नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
थारू टर्की, सेमांग यमन, मसाई पूर्वी अफ्रीका या फिर बद्दू मलेशिया। तो थारू कहाँ पाए जाते हैं? थारू पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में यानी कि भारत में। पहला वाला गलत हो गया। सेमांग पाए जाते हैं मलेशिया में, ये भी गलत है। मसाई पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका में, ये सही है। और बद्दू कहाँ पाए जाते हैं? बद्दू पाए जाते हैं अरब प्रायद्वीप यानी कि यमन तथा अरब में। तो ये सी वाला करेक्ट है, बाकी तीनों की तीनों सही गलत हैं। सूची ए को फिर से मिलाना, एक तरफ दिया जनजाति और दूसरी तरफ दिया उसके क्षेत्र। पिग्मी कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कांगो में। मसाई अभी भी हमने देखा है कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका या फिर मध्य अफ्रीका। मसाई पाया जाता है केन्या और तंजानिया में। और टूटसिस पाए जाते हैं मध्य अफ्रीका में। और बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में। ए का 2, बी का 3, सी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ आनुमानिक है? अध्यारोपित अपवाह, बार बार आने वाले बड़े भूकंप, स्क्रैप के साथ चिन्हित वास्तविक भ्रंश तल, चट्टान रोध और स्थलाकृतिक रूप से के बीच कमजोर सहसंबंध। क्या है? यह है चट्टान रोध और स्थलाकृतिक रूप से के बीच कमजोर सहसंबंध, दैट इज डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित चट्टानों में कौन रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? संगमरमर, सिस्ट, नीस या फिर ग्रेनाइट। कौन सा नहीं है? यह जो है ग्रेनाइट नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, आई होप आपको ये करते हैं। हिमालय की धौलाधार श्रेणी फैली है जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या फिर नेपाल में। तो हिमालय की जो धौलाधार श्रेणी फैली हुई है वो फैली हुई है आपकी हिमाचल प्रदेश में, दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह जो श्रेणी है एक नवीन युवा वलित पर्वत श्रेणी है जो कि हिमाचल प्रदेश का प्रमुख पर्यटन नगर भी है। यहाँ पे धर्मशाला, चंबा, डलहौजी, कुल्लू आदि नगर इसमें स्थित हैं। रावी, व्यास तथा सतलज नदी ने इसे काट दिया है। और मणिकरण गर्म पानी का झरना इसी में स्थित है। कौन सा है? मणिकरण। याद रखिएगा, मणिकरण कभी पूछ ले कि मणिकरण गर्म पानी का झरना कहाँ पर स्थित है, तो ये भी यहीं पर स्थित है। और यह जो है इस वलित पर्वत यानी कि लंबाई कितनी है? तो 8,172 मीटर। 8,172 मीटर इसकी लंबाई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से विनिर्माण कौन सी वर्ग की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, तृतीयक या फिर चतुर्थक। विनिर्माण पूछा गया है कि ये कौन सी श्रेणी में आता है? तो आता है सेकेंड श्रेणी में, यानी कि यह एक द्वितीयक क्रिया है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चेन्ना कृषि मिलती है कहाँ पे? कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में या फिर फिलीपींस में। तो यह कहाँ मिलती है? यह मिलती है आपके श्रीलंका में, दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चेन्ना क्या है? एक स्थानांतरणशील कृषि है और श्रीलंका में इसे चेन्ना नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में इसे लदांग बोलते हैं। इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं? लदांग बोलते हैं, लदांग। और यह क्या है? स्थानांतरणशील कृषि है। और फिर जो है फिलीपींस में फैगीन। फिलीपींस में क्या बोलते हैं? फिलीपींस में इसको बोलते हैं फैगीन। और एक बार आता है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे बोलते हैं इसको जिम्बाब्वे में इसको बोला जाता है मिल्पा। सूडान में गांसू कहते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, कुछ एडिशनल फैक्ट हैं। चलिए, सरिता जीवन पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सरिता जीवन पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जी.के. गिलबर्ट, जेम्स हटन, W.M. डेविस या फिर L.C. किंग द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था W.M. डेविस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंगा का न्यूनतम बहाव किस अवधि में होता है? जून से अक्टूबर तक, अगस्त से नवंबर तक, जनवरी से जून तक या फिर दिसंबर से मार्च तक। तो कब से कब तक होता है अधिकतम बहाव? यह होता है आपका जनवरी से जून तक, दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून और अधिकतम जल प्रवाह जून से अक्टूबर में होता है। इसमें न्यूनतम पूछा गया है। और अधिकतम कब होता है? अधिकतम होता है आपका जून से अक्टूबर। तो अक्टूबर में ये अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है यहाँ पे। और न्यूनतम होता है मिनिमम, यानी कि जनवरी से जून में होता है। याद रखना है। किसी नदी के जल के मौसमी प्रवाह प्रतिरूप उसकी प्रवृत्ति कहलाती है। हिमालय के प्रायद्वीपीय नदियों को
हिमालय का प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवृत्ति में अंतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लदांग चलवासी कृषि संबंधित है, अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया है। यह कहाँ पर स्थित है? यह संबंधित है मलेशिया से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लदांग कृषि। और आइए बात कर लेते हैं इंडोनेशिया में से क्या बोलते हैं। इंडोनेशिया में हुमा बोलते हैं, ब्राज़ील में रोका, मलेशिया में लदांग और श्रीलंका में चेना बोला जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रामीण अधिवासों के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन किया जाता है दीवारी मानचित्र द्वारा, भू संपत्ति मानचित्र द्वारा, स्थलाकृति मानचित्र द्वारा या फिर एटलस मानचित्र के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है स्थलाकृति मानचित्र के द्वारा। दैट मीन्स सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में से कौन विश्व में गेहूं की कृषि को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त है? समक्षेत्र, बेलनाकार, मालवीड, साइनोसॉइडल या फिर मर्केटर। तो कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है? यह जो है यह है मालवीड। दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी राइट। विश्व में गेहूं की कृषि को मालवीड तथा साइनोसॉइडल दोनों की प्रक्षेपों पर प्रदर्शित किया जाता है। किसको? गेहूं की कृषि को। परंतु साइनोसॉइडल प्रक्षेप की अपेक्षा मालवीड प्रक्षेप अधिक उपयुक्त है। इसकी अपेक्षा ये मालवीड अधिक उपयुक्त है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नलिखित में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है? ताराकृति, रेखीय, गोलाकार या फिर आयताकार। किसकी होती है? यह होती है ताराकृति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जहाँ बहुत से सड़कें मार्ग आकर मिलती है वहाँ ताराकृति अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है। क्या? जहाँ सड़कें अधिकतर आकर मिलती हैं। इन महासागरीय निक्षेपों में ग्लोबिजेरिना निक्षेप है, अकार्बनिक निक्षेप, जैविक निक्षेप, सागर तटीय निक्षेप या फिर भूपीज निक्षेप। यह क्या है? यह है जैविक निक्षेप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ दिया है कृषि क्षेत्र जिसका नियोजन, और दूसरी तरफ आइए देख लेते हैं क्या है। कृषि क्षेत्र नियोजन ये किससे रिलेटेड है? यह रिलेटेड है आपके खंडीय नियोजन से। ऊर्जा आपूर्ति आपके रिलेटेड है आपके प्रयोजनवादी, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। और ऊर्जा आपूर्ति किससे संबंधित है? यह संबंधित है प्रयोजनवादी नियोजन से। और ग्रामीण विकास नियोजन यह रिलेटेड है आपके व्यापक नियोजन से। और आर्थिक नियोजन ये संबंधित है आपके स्थानीय नियोजन से। दैट मीन्स ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मछली पकड़ना किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक गतिविधि, द्वितीयक गतिविधि, तृतीयक गतिविधि या फिर चतुर्थक गतिविधि। तो किसके अंतर्गत आता है? यह आता है प्राथमिक गतिविधि के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मछली पकड़ना प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। कृषि, लकड़ी काटना, वन खनन, मत्स्य उत्पादन, आखेट, पशुचारण आदि जो इतनी चीज़ें हैं ये आती हैं प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कृषि, लकड़ी काटना, वन खनन, मत्स्य उत्पादन, आखेट, पशुचारण किस में आती हैं? ये आती हैं प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसमें का करेक्ट हो जाएगा। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? और ये प्रतिरूप निहारकीय, नाभिकीय या फिर तारा प्रतिरूप किस में आएगा? यह आएगा निहारकीय प्रतिरूप में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से भूगोल का आधुनिक काल आरंभ हुआ? टालमी, स्ट्रैबो, रेडजेल या फिर हम्बोल्ट। पूछा क्या गया है? किसके प्रयासों से भूगोल का आधुनिक काल आरंभ हुआ? ये कौन थे? ये थे हम्बोल्ट। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम्बोल्ट ने भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल एवं वनस्पति भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी कारण इसे आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने ही भूगोल की 7 पक्षी संकल्पना का प्रतिपादन किया था। यह आगमन विधि के समर्थक थे। कौन थे? कभी भी आपसे पूछ ले कि आगमन विधि के समर्थक कौन थे? ये थे हम्बोल्ट। और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हम्बोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। औद्योगिक उत्पादन तंत्र के लागत इनपुट ग्राफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है जिसमें उत्पादन को अधिकतम करने वाला लाभ बिंदु जहां सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर नहीं है, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर है, औसत लागत औसत आय के बराबर है या फिर कुछ लागत कुल आय के बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
औद्योगिक उत्पादन तंत्र की लागत इनपुट ग्राफ में जब सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो तो वह उत्पादन